वृक्षारोपण को देवाराधना जितना महत्व दें। लेखक वेदमूर्ति पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। वन संपदा का जीव जगत से घनिष्ठ अन्योन्याश्रित संबंध है। दोनों के अस्तित्व का आधार इसी अटूट संबंध सहकार सहयोग को माना जाता है। प्रकृति के विभिन्न घटकों के परस्पर संबंधों का जब चेतना के धरातल पर पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है तो इसे इकोलॉजी विज्ञान कहते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार वनस्पति जगत प्राणी समुदाय को न केवल पोषण एवं प्राणवायु देता है, अपितु इन दोनों का परस्पर संतुलन सारी सृष्टि के स्वामित्व के लिए अनिवार्य माना जाता है। जर्मनी के दो प्रमुख वैज्ञानिक गण ऑगस्ट थाइनेमन एवं कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार प्रकृति जगत के अंदर दृष्टिगोचर हो रही इस संतुलित व्यवस्था का नाम ही इकोलॉजी है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार हवा, बादल, तड़ित विद्युत, जल, पृथ्वी, मिट्टी व भूमंडल में स्थित प्राणी, वनस्पति, सड़ने वाले पदार्थों आदि का परस्परावलंबन नोशजन चक्र नामक जैविक हलचल में भली भांति देखा जा सकता है। वर्षा का संतुलन, भूमि के कटाव को रोकना, जलाऊ ईंधन, कृमि कीटक खाकर फसल की रक्षा करने वाले पक्षियों को आश्रय, फल फूल प्रदान करना तथा गिरने वाली पत्तियों से खाद बनाकर भूमि की उर्वरता में वृद्धि, ये कुछ ऐसे अनुदान वृक्ष वनस्पतियों के जीव जगत को हैं कि इन्हें जीवन निर्वाह का प्राण कहा जाना ही उचित होगा। एक समय था जब पृथ्वी का 2/3 भाग वनों से आच्छादित था। सारा प्राणी जगत प्राकृतिक सुषमा के बीच आनंद में जीवन बिताता था। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई, वन कटते चले गए। जनवृद्धि के अनुपात में बढ़ती आवश्यकताएं, अन्नोत्पादन के लिए जरूरी अधिक भूक्षेत्र एवं उद्योगों के अपरिमित विस्तार के कारण वनों का स्थान ले लिया शहरों ने, खेतों ने एवं कल कारखानों ने। आंकड़े बताते हैं कि 50 वर्ष पूर्व विश्व में 12 अरब 80 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जंगल छाए थे। आज केवल 16% भूभाग 2 अरब हेक्टेयर पर ही वन है। पारिस्थितिकी के विशेषज्ञ बताते हैं कि इसका कारण है अदूरदर्शितापूर्ण ढंग से अंधाधुंध जंगलों का कटना। उसके अनुसार सभी जीवधारियों के लिए इस पृथ्वी पर स्वच्छ वायु उपलब्ध कराने एवं पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए धरती का 33% भाग वनों से ढका होना चाहिए। एक वृक्ष को पनपने में 100 वर्ष से भी अधिक समय लग जाता है, जबकि उसे काटने में मात्र 10 मिनट लगते हैं। राष्ट्रीय वन नीति द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार भी पर्वतीय क्षेत्र का 60% भाग एवं मैदानी क्षेत्रों का कम से कम 35% भाग वनाच्छादित होना चाहिए, पर वर्तमान में यह अनुपात क्रमशः 45% एवं 16% तक आकर सिमट गया है एवं बढ़ती औद्योगिकीकरण की दर से और भी कम होने की संभावनाएं दिखती हैं। इस वन विनाश से एवं नए वृक्ष लगाने के प्रति निरुत्साह से पारिस्थितिकी में जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है, उसने जनस्वास्थ्य व मौसम से लेकर अनेकानेक सामाजिक व आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु विगत वर्ष इंडोनेशिया में यूनेस्को के तत्वावधान में 150 वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई थी। इस समागम में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, कनाडा, अमेरिका व ब्रिटेन के जाने माने इकोलॉजिस्ट एवं वन विशेषज्ञों ने भाग लिया। कनाडा के विशेषज्ञ व्लादिमीर कजीना, जो इस सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे, ने अपनी समापन टिप्पणी में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। उनके अनुसार अमेरिका में लू, रशिया में बाढ़, मौसम का अत्यंत अनियमित हो जाना, जगह जगह महामारियां फैलना एवं असाध्य रोगों में वृद्धि का कारण वन संपदा का निर्मम विनाश है। यदि समय रहते चेता न गया तो वही स्थिति होगी जो सहारा रेगिस्तान की हुई है। सहारा कॉन्क्वेस्ट के लिए प्रसिद्ध वन विज्ञानी लिखते हैं कि सहारा रेगिस्तान की 20 लाख वर्ग मील भूमि कभी बहुत ही हरी भरी थी, पर लोगों ने
अपनी नासमझी से इसे उजाड़ दिया। तेज गर्म हवाओं व सीधी पड़ने वाले सूर्य की किरणों ने अच्छी खासी उपजाऊ जमीन को बंजर बना दिया। मात्र यहीं तक होता तो एक बात थी, पर यह विशाल रेगिस्तानी भूखंड अब अपने निकटवर्ती हरी भरी जमीन को भी प्रतिवर्ष 30 वर्ग मील की तेज गति से किसी विशाल अजगर की भांति निगलता चला जा रहा है। प्रतिवर्ष इतनी जमीन सहारा मरुस्थल की चपेट में आकर सदा सर्वदा के लिए अपनी उपयोगिता खो देती है। प्राणियों की सबसे बड़ी आवश्यकता है सांस लेने की शुद्ध वायु। इसके अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहाड़ों पर जब ऊपर चढ़ते चले जाते हैं तो वातावरण में विद्यमान ऑक्सीजन की मात्रा शनह शनह कम होती चली जाती है। धीरे धीरे सांस लेना भी दुभर हो जाता है। पर्वतारोही पीठ पर बंधे ऑक्सीजन की मदद से अपनी यात्रा पूरी करते हैं। जब रोगी मृत्युशैया पर होता है तो अंतिम समय में एकमात्र अस्त्र के रूप में चिकित्सक प्राणवायु ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं। दमे एवं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के रोगी को अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण जो असह्य पीड़ा होती है देखी नहीं जा सकती। ऐसे वातावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन न होने से जीवधारियों को जो कष्ट हो सकता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। डॉक्टर रिचार्ड बेकर आंकड़े उद्धृत करते हुए कहते हैं कि घने जंगलों की वायु में एक विशेष प्रकार की आर्द्रता होती है। इससे बहुत ही कम जल से शरीर की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। शरीर निर्वाह के लिए जरूरी खनिज एवं आवश्यक लवणों की पूर्ति इतने कम जल से ही हो जाती है। यहाँ रहने वाले निवासियों का रक्तचाप 18 मिलीमीटर से 46 मिलीमीटर तक होता है। फिर भी ये लोग स्वस्थ एवं सक्रिय बने रहते हैं, जबकि न्यूनतम सिस्टोलिक रक्तदाब कम से कम 90 मिलीमीटर होना चाहिए। वृक्षों की प्राणदायिनी शक्ति इस कम रक्तचाप में ही इन वनवासियों की जीवनी शक्ति को सामर्थ्यवान बनाए रखती है। जंगल कटते चले जाने से रोगों के संक्रमण की दर बढ़ती चली जाती है। इसमें श्वास एवं त्वचा के रोगों का बाहुल्य होता है। वायु आर्द्रता में कमी हो जाने से आवश्यक पानी के अभाव में वनवासी डिहाइड्रेशन से ग्रस्त होते देखे गए हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बच्चों के रोगों में से 80% का कारण अशुद्ध जल एवं अस्वास्थ्यकर जलवायु है। 1000 में से 129 बच्चे केवल इसी कारण मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। अशुद्ध जल का कारण है अधिकांश गांव व कस्बों का नदी के किनारे बसा होना, पीने के लिए मात्र इसी जल का उपलब्ध होना एवं भूरक्षण के कारण इस पानी का अशुद्ध होते चले जाना। पेड़ों के कटने से भूक्षरण तो बढ़ता ही है, जलवायु भी अनियमित होती चली जाती है। वृक्ष वातावरण में प्राणवायु बढ़ाते एवं दूषित वायु का परिशोधन करते हैं। औद्योगिकरण जन्य वायु प्रदूषण को रोकने एवं शुद्ध वायु उपलब्ध कराने में इनकी भूमिका सर्वोपरि है। विडंबना यह है कि इन्हीं नीलकंठ विषपाइयों को निर्ममता से आर्थिक स्वार्थवश काटा जाता है। यह भी एक जाना माना तथ्य है कि विगत 20 वर्षों में जैसे जैसे पेड़ कटते चले गए हैं, जन स्वास्थ्य की गुणवत्ता में काफी कमी आती चली गई है। मौसम विज्ञानी बताते हैं कि भारत की जलवायु की विशेषता उसके मानसून पर अवलंबन के कारण नहीं, अपितु हिमालय पर आच्छादित वन संपदा के कारण है। वृक्षों से ढका हिमालय जल से भरे बादलों को आकर्षित कर वापस मैदानी इलाकों पर बरसने को विवश कर देता है। यदि ये वृक्ष ही न रहेंगे तो बादल नहीं बरसेंगे व मौसम की अनियमितता उत्पन्न होती चली जाएगी। दूसरे, वृक्षों के न रहने से भूमि का जो कटाव होता है उससे नदियों में बाढ़ आने के अवसर बढ़ते चले जाते हैं। नदियों में प्रतिवर्ष बह बहकर पहाड़ों से जो मिट्टी आती है वह धीरे धीरे उन्हें छिछला बना देती है। ये नदियां प्रतिवर्ष वर्षा आते ही अपने तटबंध तोड़कर निर्बंध विनाशलीला मचाती है एवं करोड़ों रुपयों की हानि व जनसंहार करती है। गंगा नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक
सभी उत्तर भारत की नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय रहा है। 2336 किलोमीटर लंबी गंगा नदी एवं 14,000 किलोमीटर लंबी इसकी सहायक नदियों यमुना, रामगंगा, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, सोन में प्रतिवर्ष बाढ़ आते रहने के कारण एक सर्वेक्षण के अनुसार 300 करोड़ रुपयों की हानि होती है। पृथ्वी तल से 3800 करोड़ टन मिट्टी तथा रासायनिक लवण बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इसी सतही मिट्टी में कृषि सहायक मृदा रसायन एवं असंख्य जीवाणु होते हैं, जिनकी पूर्ति किसी भी कृत्रिम रासायनिक खाद से संभव नहीं है। यदि इस हानि को रोक लिया गया होता तो बंजर पड़ी भूमि को उर्वर बनाने के अतिरिक्त इस भूमि से किसी खाद की मदद लिए बिना ही कई गुना अधिक खाद्यान्न उत्पन्न किया जा सकता था। मात्र गंगा क्षेत्र में ही लगभग 4 करोड़ 50 लाख एकड़ सेंटीमीटर मिट्टी का हास्य प्रति वर्ष हो रहा है। यह मृदा इतनी है जितनी पूरे उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि, लगभग 2 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर। 2 वर्षों में 1 सेंटीमीटर मृदा समाप्त करके 12 वर्षों में उसे पूर्णतया ऊसर बना देती। इस प्रत्यक्ष हानि को देखते हुए भी जंगलों की अंधाधुंध कटाई अदूरदर्शिता ही दर्शाती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार खेती योग्य मिट्टी की सतह केवल 8 इंच अर्थात 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश एवं फॉस्फेट के अतिरिक्त 13 अन्य सूक्ष्म तत्व तथा असंख्य जीवाणु होते हैं। भूक्षरण से ये नष्ट होते हैं एवं सारी जमीन बेकार हो जाती है। इस प्रकार अब तक पूरे देश में लगभग 45 करोड़ 50 लाख एकड़ भूमि भूक्षरण से बर्बाद हो चुकी है। 1 करोड़ 45 लाख एकड़ भूमि अम्ल, क्षार तथा जल प्लावित होने के कारण बेकार पड़ी है। 5 करोड़ एकड़ भूमि की बाढ़ के कारण क्षति मात्र इसलिए होती है कि पानी का विकास नहीं है। वृक्षारोपण को देवाराधना जितना महत्व दें। लेखक वेदमूर्ति पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। संसार के अन्य देशों ने वन विनाश से होने वाली संभावित हानि को महत्व दिया है एवं हरितिमा संवर्धन के लिए प्रभावशाली उपाय अपनाए हैं। स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर रॉबर्ट चैम्बर्स के अनुसार भूमि की उर्वरा शक्ति को घटने से रोकने, पशु पक्षी संपदा को बचाने, बाढ़, सूखा, गर्मी, अकाल, महामारी के रूप में नजर आ रहे विनाश को रोकने के लिए वन संपदा का अभिवर्धन सबसे पहले जरूरी बात है। विशेषकर ट्रॉपिकल देशों को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण पर ही वहां की आर्थिक स्थिति अवलंबित है। जन चेतना को जगाने का आह्वान करते हुए वे कहते हैं, इकोलॉजी किसी देश विशेष या महाद्वीप से संबंधित नहीं है, वरन सारे विश्व के नागरिकों को इसमें एकमत होकर सुझाव परक विधेयात्मक चिंतन व कर्तव्य करना होगा। जापान का भूक्षेत्र मात्र 3 करोड़ 61 लाख हेक्टेयर है, पर उसकी 2 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर 70% विशाल घने वृक्षों वाले जंगल है। उपलब्ध भूभाग पर ही कड़ी मेहनत कर जापानियों ने अपनी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 44,170 रुपए तक पहुंचा दी है। इस राष्ट्र की कुल जमा पूंजी 9,540 अरब रुपए है, जो कि इस देश की समृद्धि का प्रतीक है। पर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने अपनी वृक्ष संपदा एवं प्राकृतिक संसाधनों से छेड़खानी नहीं की है। समृद्धि, स्वास्थ्य एवं अनुशासन के धनी जापानी इसीलिए राष्ट्रीय चरित्र के क्षेत्र में बहुत ऊंचे हैं। इजराइल के निवासियों ने भी अपने सूखे रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया है। वहां 10 करोड़ पौधे प्रतिवर्ष नए लगाए जाते हैं। जिस प्रकार नन्हे शिशु की देखभाल की जाती है, उसी प्रकार ये भी पौधे लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं मान लेते। कुल 20,700 वर्ग किलोमीटर फैले क्षेत्र में से इजराइल में 40% पर वन है।
वहाँ की वार्षिक आय प्रति व्यक्ति 35,280 रुपए है एवं समृद्धि की दृष्टि से यह राष्ट्र किसी भी सुपर पावर की तुलना कर सकता है। तस्मानिया ने भी इसी तरह समय रहते आंखें खोली है। वहाँ सतत वृक्षारोपण से 15,000 एकड़ जमीन को रेगिस्तान के मुंह से निकाल लिया गया है। मध्य ऑस्ट्रेलिया में बूमेरा रेगिस्तान की कायापलट केवल एक व्यक्ति डेमोस्ट फाइलिस ने ही कर डाली है। उस अकेले ने वहां 60,000 वृक्ष ऐसे लगाए हैं जो अब 20 फीट से भी अधिक ऊंचे हो गए हैं। इस हरितिमा ने वहां की जलवायु को आमूलचूल बदल डाला है। चीन के मरुस्थली एवं निर्जन सूखाग्रस्त इलाकों का वातावरण ऐसा है जहां रहने योग्य परिस्थितियां नहीं है। सिकियांग प्रांत के तवलामकाम एवं कुरुबान अनुगत मरुभूमि तथा भाको उस्र जैसे विशाल रेतीले मैदान में खच्चरों की मदद से तथा श्रमदान द्वारा करोड़ों घन मीटर अच्छी मिट्टी पहुंचाकर जंगलों की एक हरी भरी दीवार खड़ी कर दी गई है। इस हरितिमा के कारण ये स्थान न केवल रहने योग्य हो गए हैं, वरन यहाँ से बहुमूल्य खनिज संपदा हस्तगत कर चीन ने अपनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी की है। अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा हेतु एवं हरियाली वृद्धि के उद्देश्य से चीन ने अपनी विशाल दीवार खड़ी कर दी है जो 600 मील लंबी है। इसे अभी कई मील चौड़ा बनाया जा रहा है। छिटपुट प्रयोग अपने देश में भी कई जगह हुए हैं। बिहार प्रांत में हजारी किसान का लगाया हजारीबाग सुप्रसिद्ध है। थार के मरुस्थल में राजस्थान नहर परियोजना के तत्वावधान में इस उजाड़ भूमि को वृक्षों से आच्छादित किया जा रहा है। जब विश्व बैंक व ईरान की मदद से इस योजना को आरंभ किया गया था, तब किसी को आशा भी नहीं थी कि यह उजाड़ मरुभूमि फिर हरी भरी हो सकती है। रावी, व्यास एवं सतलज नदी के पानी को हरि के बैरेज द्वारा इस मरुस्थल में प्रवेशित कर एक बहुत बड़े भूभाग को वृक्षों से ढक दिया गया है। वहां वर्षा कुछ इंच ही होती थी। अब मौसम विज्ञानी उस क्षेत्र की जलवायु तक बदल जाने की संभावनाएं व्यक्त करने लगे हैं। 11,45,000 हेक्टेयर किलोमीटर का क्षेत्र इस समय वनारोपण अभियान के अंतर्गत है। पूना के पास उर्ली कांचन स्थान पर गांधी जी काफी समय तक रहे। वनवासियों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए उजाड़े गए वनों से नंगे हुए पहाड़ों को देखकर वे दुखी मन से कहने लगे, काश इन पर्वतों की सुषमा को फिर लौटाया जा सका होता तो यह रमणीक स्थान ऐसा भयावह न लगता। उनकी व्यथा को उनके प्रिय शिष्य मणिभाई देसाई ने समझा। उन्होंने अकेले ही उस अभियान को आरंभ किया। बाद में अनेकों सहयोगी मिले। धीरे धीरे भारत कृषि उद्योग मंडल नामक एक निजी संस्था ने जन्म लिया एवं अब वहाँ घना जंगल है जो प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए जाना जाता है। वृक्षारोपण एक परम पुण्य है। हरियाली तो मानव जीवन की सहचरी है। जितना महत्वपूर्ण स्थान सहचरी का सामाजिक जीवन में होता है, उतना ही उसे भी मिलना चाहिए। 2 कदम तो अनिवार्य रूप से उठाना ही चाहिए। एक तो वृक्षारोपण की दिशा में अत्यधिक उत्साह दिखाया जाए, पर यह उत्साह रोपण तक ही सीमित होकर न रह जाए। पेड़ लगाने के बाद खाद, पानी, निराई से उनकी देखभाल की जाती रहे तो चारों ओर हरियाली का साम्राज्य छा सकता है। दूसरे, वृक्षों को सूखने पर या अनिवार्य होने पर ही काटा जाए। इस संबंध में सामूहिक चेतना जगाई जाए जिससे जनसाधारण हरितिमा का महत्व समझे। वृक्षों की प्राप्त संपदा का दुरुपयोग न हो, इसके लिए भी शासकीय नीति पर नहीं, सामाजिक एवं नैतिक अनुशासन पर ही निर्भर रहना होगा। वन्य परंपरा हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। हरियाली अमावस्या श्रावण पर नए वृक्ष लगाने की चिरकालीन परंपरा रही है। इस कार्य को यदि हर गांव में एक छोटी नर्सरी बनाकर वहां से जनोपयोगी घनी हरितिमा वाले पौधे वितरित करने के कार्य को जोड़ा जा सके तो चारों ओर हरियाली का साम्राज्य छा सकता है। समाज सेवा
मानव जाति की सेवा में जो धन की वृद्धि की कमी को बाधक मानते और अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं, जो धन और बुद्धि ज्ञान के द्वारा अर्जित किया जाता है, इसे साधना से मिलने वाले पुण्य फलों के ही समतुल्य मानकर अपनाया जा सकता है। पर्यावरण संतुलन में वृक्षारोपण द्वारा सहयोग दे देने का अर्थ होगा प्रकारांतर से समस्त मनुष्य जाति के लिए सुख और समृद्धि के लिए सुदृढ़ आधार खड़ा कर देना। इस पुनित कार्य को हर कोई हर परिस्थितियों में रहते हुए कर सकता है। महाकवि अलेक्जेंडर ने बड़े भाव भरे शब्दों में कहा कि अपनी स्मृति पीछे छोड़ जाना चाहते हो तो भवन बनाने की अपेक्षा वृक्ष लगाने पर अधिक ध्यान दो, वे चिरस्थायी है।